सो जय हिंद बच्चों, आईसीटी के लिए नया मॉडल पेपर आ गया है जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम क्वेश्चंस कराइए। तो अब बैक टू बैक ये क्वेश्चंस, ये बेसिकली आईसीटी ओरिएंटेड नहीं है, ये एयरफोर्स वाले भी देखें और नेवी वाले भी देखें। ये क्वेश्चन वो बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का टारगेट रखेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है बेटा, तीन इक्वेशन, तीन टर्म्स दिए हुए इक्वल टू करके, और हमें इस टर्म के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों कभी भी ऐसा केस आए जहां पे आपको इक्वेशन में दो इक्वल टू दिखें, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z को सबसे पहले k मानो, और उसके बाद हर एक टर्म को कंपेयर कर लो और लॉग ले लो। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू k होगा, अगर दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x log 2 इज इक्वल टू log k। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी log k बाय 2, क्योंकि log 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सिमेट्रिसिटी से क्या मैं लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू log k बाई 3 और z इज इक्वल टू log k बाय 12 बाय सिमेट्रिसिटी। जब ऐसा हो जाएगा तो वहां पे रख देते हैं वैल्यूज। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें मिलेगा log बेस 2k प्लस 2 log बेस k बेस में 3, साथ ही साथ अपॉन में कितना आ जाएगा, log बेस 2k इंटू log बेस में 3 और k। अगर हम इसे सेपरेटली डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन log बेस 3k हो जाएगा, प्लस ये जब कटेगा तो 2 अपॉन log बेस 2k हो जाएगा। जैसे ही ये आया, अब उसके बाद इनको ऊपर भेज देते हैं। log की एक प्रॉपर्टी आपको बड़े अच्छे से पता होगा, log ab क्या होता है, 1 अपॉन log b बेस में और ऊपर ए हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे log बेस 3 ऊपर बेस में k प्लस 2 log 2 ऊपर बेस में k, क्योंकि ये पावर इधर चला जाएगा तो ये कितना होगा, log बेस k 3 प्लस log बेस में k 4 हो जाएगा, और log a प्लस log b विद सेम बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना होगा, log बेस k और ये 12 आ जाएगा। इसीलिए, और ये वैल्यू क्या है, जस्ट z के ऑपोजिट है, तो आंसर क्या आएगा, 1/z विच इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/z विच इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेटा एक बात समझो, ये जो मॉडल पेपर है ना, इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो इसको अगर तुमने एक बार ढंग से कर लिया तो बस सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छा इंग्लिश वाला थोड़ा कुछ क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे इंग्लिश वाले को अवॉइड कर दीजिए, आप हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, a माइनस बी यूनियन सी क्या होगा। बच्चों अगर हम वेन डायग्राम बना लें, वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन सारे बड़े आसान हो जाते हैं। तो अगर हमने 3 सेट का वेन डायग्राम बना लिया है, ये रहे 3 सेट हमारे, और हमें बोला बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है बेटा, ये रेड वाला पोर्शन है, और अगर हमने इसे ए में से निकाल दिया तो हमें मिलेगा ये वाला एरिया, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला एरिया है। अब राइट हैंड साइड अगर हम प्रूफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। चलो भाई 3 सेट पहले बना लेते हैं। तो a माइनस बी कौन सा एरिया बेटा, a में से b को निकाल दो, यानी ये वाला एरिया है। इसमें जोड़ दो a माइनस सी। अगर a माइनस सी इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला एरिया जुड़ जाएगा, यानी ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। क्या ये वाला एरिया इक्वल है, नो मैम ये एकदम गलत है, पहला ऑप्शन एकदम गलत। आप चाहो तो सेट के नंबर्स भी लेकर के कर सकते हो। चलो भाई दूसरी चीज प्रूफ करते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। a माइनस बी, एक सेट ये है a माइनस बी, यानी ये वाला एरिया। उधर क्या कह रहा है, उधर कह रहा है कि अगर हमने a में से a इंटरसेक्शन b निकाल दिया तो बात तो सही है, ये तो फॉर्मूला ही होता है, a माइनस a इंटरसेक्शन b a माइनस b होता है। नेक्स्ट बात देखते हैं कि क्या जो a है, अगर हमने a इंटरसेक्शन b मतलब ये वाला एरिया, उसमें a माइनस बी जोड़ा तो पूरा a बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 एकदम इसके सही होंगे। गॉट इट, 2 और 3 एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन, आपको इसको बाय हिट एंड ट्रायल कर देना है। देखना कैसे, इसने बोला है कि अगर if s1 s2 s3 are the sum of n 2n and 3n terms, हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1। अगर अपनी मर्जी से हमेशा n की वैल्यू 1 ले लो, क्वेश्चन अपने आप सूटेबल सूट हो जाएगा। तो s1 की वैल्यू कितनी है 1, s2 की वैल्यू हो जाएगी 2, s3 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हो गया, ऑप्शन में रखो, ठीक है। अच्छा एक मिनट,
n की वैल्यू ले लेते हैं 1। बेसिकली क्या है, S1 में n टर्म्स है, S2 में 2 टर्म्स है, S3 में 3 टर्म्स हो गए। हम अपनी मर्जी से AP कुछ भी मान ले, मैंने AP मान ली 1 2 3, तो 1 टर्म का सम कितना होगा 1, 2 टर्म्स का सम हो जाएगा 3 और 3 टर्म्स का सम हो जाएगा हमारा 6। अब हम ऑप्शन में जाएं, जहां S1 S2 S3 की वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई करे वही आंसर। जैसे S1 प्लस S2 अगर रखेंगे तो 4 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। S1 प्लस S2 1 प्लस 3 4 होता है, 6 नहीं होता, इसलिए ये भी खत्म। S2 माइनस S1 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 3 6, यही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे रखोगे तो यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। क्या किया हमने n की वैल्यू पहले 1 मानी, अपनी मर्जी से कोई भी AP मान लिया। मैंने 1 2 3 AP माना, तुम्हारा बस चलता है तो 2 4 6 मान लो, कोई भी AP मान लो, अपनी मर्जी से AP माना। तो S1 कह रहा है फर्स्ट टर्म का सम, S2 कह रहा है 2 टर्म्स का सम, S3 कह रहा है 3 टर्म्स का सम, रख करके वैल्यू सेटिस्फाई करो, यू विल गेट द आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इसने बोला द वैल्यू ऑफ rth टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, वो वाला टर्म जो x से स्वतंत्र है उसका मान कितना होगा। तो पहले तो r की वैल्यू निकालते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा, r की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो दिस नंबर इनटू दिस नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 18, माइनस निकालना क्या है x इंडिपेंडेंट यानी 0 अपॉन 2 और इसका पावर कितना है 1, तो नीचे आ गया 3, यानी r की वैल्यू यूज करनी है 6। तो अगर r की वैल्यू 6 यूज करनी है तो इस टर्म के एक्सपेंशन में r से स्वतंत्र टर्म क्या होगा, 18c 6 यूज होगा, सॉरी 966, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 9 है, और बाकी x के टर्म लिखने की तो जरूरत नहीं क्योंकि वो तो x से स्वतंत्र ही होंगे। तो 9 से 6 सॉल्व करने से अच्छा 9 से 3 सॉल्व कर ले। 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया, 3 3 जा और 2 4 जा कटा, तो ये हो जाएगा 28 का 3 गुना, 28 का 3 गुना 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। बात क्लियर। वो वाला टर्म ढूंढना है जो x से स्वतंत्र हो। x से स्वतंत्र होने के लिए हमने एक ट्रिक लगा दी, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या लगाई, 9 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1 3, यानी r का मान यूज करना है 6। अब जब इसके एक्सपेंशन जनरल टर्म लिखेंगे x की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x से तो स्वतंत्र होगा जब r की वैल्यू यूज करेंगे 6। हमने डायरेक्टली यूज किया और आंसर आ गया हमारा कितना बच्चों, हमारा आ गया आंसर 84। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है एक फेयर कॉइन को टॉस किया है 100 बार, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑड आए कितनी बार बेटा, टेल आए ऑड बार, यानी ऑड बार यानी कि 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार। अब इसको गिनना तो बड़ा टफ लग रहा है, बट ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल है, बात को समझना। जैसे अगर 2 बार उछाला जाए तो केस क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो बेसिकली टेल ऑड बार सिर्फ 2 बार में आया, यानी टोटल 4 केसेस में से 2 बार आया 1/2। अगर हम इसी तरह 3 बार का गिनेंगे ना बेटा, तो जैसे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ये ले लिया। और केसेस क्या होंगे, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो बेसिकली ऑड बार टेल कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, यानी 8 में से 4 बार आपका ऑड बार टेल आया। चाहे ऑड बार टेल गिना जाए, चाहे ऑड बार हेड गिना जाए, चाहे इवन बार हेड गिना जाए, चाहे इवन बार टेल गिना जाए, कभी भी ऑड और इवन इस तरह के टेल के क्वेश्चन में आए तो आपका आंसर कितना होगा, हमेशा 1/2। ऑड आएगा 1/2 बार, इवन आएगा 1/2 बार, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, चाहे मैं 1000 बार उछाल दूं तो भी आंसर फिक्स रहेगा 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले, जब भी आपको 1 डिग्री दिखे और उसके 2 डिग्री ऐसे ब्रेक हो, मतलब 7 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, कभी भी ऐसा हो तो इसका आंसर फिक्स्ड होता है। एक बार बता देती हूँ ताकि आपको बार बार याद रहे। tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 7 डिग्री प्लस 3 डिग्री, और इसका फॉर्मूला अगर हम खोलेंगे तो tan 7 प्लस tan 3 अपॉन 1 माइनस tan 7 इंटू tan 3 हो जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो tan 10 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, tan 7 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका tan 7 प्लस tan 3
और अगर हम इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, tan 10 डिग्री माइनस tan 7 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी tan 10 tan 7 इंटू tan 3 डिग्री। याद रखिएगा बेटा, अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए, कोई 1 डिग्री दिया जाए, उसके सम में 2 डिग्री तोड़ा जाए, तो हमेशा तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन बोला tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, tan 13x tan 9x इंटू tan 4x, मतलब सारी चीजों का प्रोडक्ट हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा आपका, बस इतना याद रखना है। चलिए बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो 3 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला पता होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल है। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफलाइन बैचेस के बारे में बहुत इंक्वायरी हो रही है, बार बार पूछा जा रहा है। मैं आपको एक बार खुले प्लेटफॉर्म में एक बार सब चीज़ ध्यान से बता देना चाहती हूँ कि ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो चुके हैं, तो बेसिकली आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 15,000 है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी डिटेलिंग, इनिशियल प्लान से लेकर पूरे फाइनल प्लान तक की बात होती है, अंटिल द डेट ऑफ सक्सेस। तब तक में आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं, मेडिकल, फिजिकल, ये पीएफटी वगैरह, सब जगह पे आपका साथ देने के लिए एमकेसी खड़ा रहता है। इस 15,000 में सब कुछ इंक्लूडेड होगा बेटा, बुक्स सब कुछ, ऑफलाइन कोर्सेज। तो ऑफलाइन कोर्सेज जरूर लीजिए। ऑफलाइन कोर्सेज का आपका फायदा बहुत अच्छे से पता है। हमारे बार बार सिलेक्शन रेट आपको मेन चैनल पे दिख रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों के इंटरव्यूज लेकर के आ रहे हैं, हर बार प्रूव किया है। तो बी अ पार्ट ऑफ इट, ताकि अगली सक्सेस की स्टोरी तुम्हारी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एक टावर को जब हमने 30 डिग्री से देखा, ठीक है, एक टावर को हमने 30 डिग्री से देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स थीटा When moved 10 मीटर। अगर हम 10 मीटर आगे बढ़ जाते हैं तो एंगल ऑफ टावर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अगर हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 5√3 है, तो हमसे पूछा थीटा का मान कितना होगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा, कभी भी ऐसा डायग्राम बने तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कभी भी ये अल्फा, ये बीटा, ये h और ये d है, ये डिस्टेंस, तो h इज इक्वल्स टू डी कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, तो तुरंत वही करते हैं। 5√3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन कॉट 30 माइनस कॉट थीटा। ठीक है भाई, 5 से कटेगा 2 टाइम्स में, कॉट 30 कितना होता है, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 इंटू कॉट, अच्छा ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये इधर भेज दो, वो उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और 1/√3 कब होता है, जब ये होता है 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आपको सीक्वेंस वाइज इन चीजों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि इफ द कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है, किसका कॉन्जुगेट, x प्लस आई वाई 1 माइनस 2i का कॉन्जुगेट किसके बराबर है, 1 प्लस आई के, इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा, है ना। अगर z1 का कॉन्जुगेट z2 के बराबर है तो z1 इज इक्वल्स टू z2 का कॉन्जुगेट भी तो होगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर दिया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट निकालना थोड़ा आसान है। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2i, और यहां से आ गया 1 माइनस आयोटा। यार अगर मैं ऑप्शन में देखूं x प्लस आई वाई दिया है, x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 2i, विच इज ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर निकालना होता x और y की वैल्यू तो हम कंपेयर कर लेते रियल पार्ट और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो x और y की वैल्यू भी हमारी निकाली जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, एयरफोर्स वाले बच्चों ध्यान से सुनो, और नेवी वाले बच्चों, आईसीजी वाले बच्चों बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। आपके पेपर में टाइम की लिमिटेशन होती है, तो आपको सीखना पड़ेगा पेपर को कैसे करते हैं। ये एक इक्वेशन दी है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज दी है, इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। यार देखो 17, ये कोई इवन नंबर, ये कोई ऑड नंबर कैसे बनेगा। अगर मुझे हिट एंड ट्रायल नहीं दिख रहा, 17 8 और 9 से बनता है, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं और y की वैल्यू रख दूं 2, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। तो 32 माइनस 27 कितना होता है? 32 माइनस 27 आपका हो जाएगा 5, एकदम सटीक है। x की वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 होगी। अदरवाइज सॉल्व करने का तरीका है कि यहां से x की पावर y या x की निकालो वैल्यू, वहां रखो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। अदरवाइज डू हिट एंड ट्रायल। 1 सेकंड का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर बनाना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इसमें चेंज कर दिया कि R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा रो क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा x प्लस, सॉरी R1 मत चेंज करो बेटा, C1 चेंज करो, तभी तो आएगा C1 चेंज बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि जब हमें ये देखना होता है कि क्या ऐसा कोई चीज है कि सबको जोड़ने पर सेम आ रहा है। हाँ जी बेटा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही होता है। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में बन जाएगा। और यहां क्या बनेगा? बी एक्स प्लस बी और बी, सी सी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू दी है 0। तो अगर हम x प्लस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 1 1, और ये पूरा चीज कॉमन हो जाएगा, बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका एक फैक्टर ही तो पूछा है। फैक्टर मतलब ये डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो सकता है। अगर इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला। एक ब्रैकेट को अलग कर लिया, उसी को 0 के बराबर करके देख लिया करो, तुरंत फैक्टर मिल जाएगा और आपको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है? अगर पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं, सच दैट पी क्यू आर का एवरेज कितना दिया है? P प्लस क्यू प्लस आर बाय 3 का एवरेज है 5, तो हमें मिला यहां से P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू हो गया 15। ठीक है बाबा। S और T का औसत कितना दिया है? 10। S प्लस टी बाई 2 का वैल्यू है 10, तो यहां से आ गया S प्लस टी की वैल्यू 20। हमसे पूछा है पांचों का औसत। पांचों का औसत होगा पी क्यू आर एस टी का सम बाय 5, यही होगा औसत। P प्लस क्यू प्लस आर का मान 15 है और इसका 10, तो 15 प्लस 20 हो जाएगा 35, और बाय 5 करोगे तो आंसर हो जाएगा 7, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसने पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना इनता, इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन। यार कुछ नहीं, जब भी पॉइंट पता होता है उठाओ, ऑप्शन में रखो। अगर मैंने 5 और -2 यहां रखा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4, 4 होता है क्या? नहीं। यहां 5 और -2 रखा तो ये हो जाएगा -20 -14, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, गलत। यहां रखा 5 और 2 तो 3 हो रहा है। दूसरा वाला पॉइंट भी चेक करो, -4 7, 3 होता है क्या? हाँ जी, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पॉइंट ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बेटा ये वाली चीज आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ये एक इक्वेशन है और ये बोला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये है तो सर्कल का, क्योंकि इसमें एक्स वाई वाला पॉइंट नहीं है और साथ ही साथ इसमें एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यार ये तो सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन इसका रेडियस कितना है? 0। इसका सेंटर है -2 -3, लेकिन इसका रेडियस कितना है? 0। अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 0 है तो वो कुछ और नहीं, एक पॉइंट ही तो है, एक पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें आपके ऐप की क्लासेस के लिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। जो बच्चे ज़्यादा दूर रहते हैं उनके लिए यही अपॉर्चुनिटी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली है ना। अभी उठो शेरो और जल्दी से एप्लीकेशन का पार्ट बनो, जहाँ पे अभी फ्रेश न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे, और ये लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसलिए आप जितनी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बैच सिर्फ 2000 का है। 2000 में आपको प्रॉपर सिलेक्शन के टिप्स और सब कुछ मिलेगा, बुक्स एंड ऑल PDF में सब कुछ मिलेगी। तो बेसिकली इसका पार्टिसिपेशन करिए ताकि आपको सिलेक्शन सुनिश्चित करें आप अपनी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि इसने बोला कि ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? यार बड़ी सीधी सी बात होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कैसा बनता है? इसको देखा जाता है सिर्फ, प्लस x है तो इधर बनेगा। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, प्लस y है तो ऊपर की तरफ बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, माइनस y है ना, तो नीचे की तरफ बनेगा। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, -4ax माइनस x है, तो ये इधर साइड बनेगा। बात खत्म यार, सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? -x है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है भाई, a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपका क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है ना, ये सीधा हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ b स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ a बराबर होगा मॉड ऑफ b के, विच इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सीधा सीधा सा, बहुत सिंपल सा प्रूफ। लेकिन नाराजगी तब होती है जब तुम ये भी क्वेश्चन में अटक जाते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये सारे बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन है, तो इसमें नहीं तो कभी नहीं। वेक्टर का, ये 3D का क्वेश्चन करते हैं। 3D में बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास करती है किससे? 2 -1 -1 x, क्योंकि पासिंग पॉइंट ऊपर लिखे जाते हैं, तो 2 - 2 अपॉन कुछ लिखना होगा, y -1 यानी +1 अपॉन में कुछ लिखना होगा, z -1। यार ये तो सब जगह दिख रहा है, यानी अभी हम आंसर के पास नहीं पहुंचे। इसने बोला जो तुम लाइन ढूंढ रहे हो वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि इसकी डायरेक्शन, नीचे वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं। जो इसकी डायरेक्शन होगी वही उस लाइन की भी डायरेक्शन होगी। तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 - 3 और 5, विच इज ऑप्शन नंबर ए। हम डायरेक्शन को देखकर ही डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लगा सकते थे कि ये 4 - 3 5 जहां होगा वही वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि इसका पूछा है रेंज। अगर इसका पूछा गया है रेंज, आप ये बताओ कि मॉड दो तरीके से खुलता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव खुलेगा x+3 अपॉन x+3 हो जाएगा तो आंसर 1 हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो x+3 माइनस के साथ खुल जाएगा, x+3 हो जाएगा तो आंसर -1 आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? +3 या -3, यानी इसका जो रेंज होगा ये -1 या +1 ही आएगा और कुछ भी नहीं होगा। -3 से छोटे के लिए नेगेटिव खुलेगा, -3 से बड़े के लिए पॉजिटिव खुलेगा। ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इन्फिनिटी, जब भी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। हमें एक बात पता होनी चाहिए, जब भी px अपॉन qx टाइप का फॉर्मूला हो और लिमिट आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, n अगर आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो आप इस चीज को देखो, ये फंक्शन बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर दी है, फंक्शन की वैल्यू 1/3 पे जो होगी वही फंक्शन की वैल्यू यहां पर भी तो होगी। तो 1/3 यानी 0 से 1 में कंटिन्यूअस है, तो 1/3 पे भी तो कंटिन्यूअस होगा। तो इसकी जो वैल्यू, इसकी जो लिमिट होगी वही फंक्शन, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी है, हमें लिमिट की निकालनी है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो लिमिट 1/3 पे निकाल लेते हैं। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, अंदर हम f को बाहर लिख लेते हैं, लिमिट को अंदर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा n/√9n² + 1। हमने क्या सीखा है, अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम होती है, ये बात याद रखना, अगर जो भी लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन रही हो, आपकी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो, ऊपर की डिग्री 1 है, ये स्क्वायर का अंडर रूट है, नीचे की भी डिग्री कितनी है 1। अगर सेम डिग्री होती है तो ऊपर का n का कोफिशिएंट 1 है, नीचे 9 रूट से बाहर निकलेगा तो कोफिशिएंट कितना आएगा 1/3, यानी अंदर कितना बना 1/3। अगर f ऑफ 1/3 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये बात, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे क्वेश्चन देखते ही आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन हमने लेंदी नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से एक्सप्लेन करने में 15 सेकंड लग रहे, तो आपको जब कोई भी क्वेश्चन देखना है तो 15 सेकंड में तो आराम से हो जाना चाहिए, है ना। हमें पता होना चाहिए कि अगर px अपॉन qx टाइप का कोई भी इक्वेशन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर डिग्री ऑफ px बराबर हो जाए डिग्री ऑफ qx की,
तो हमेशा हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर आएगा और हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ x नीचे बचेगा अगर डिग्री बराबर है। अगर px की डिग्री बड़ी हो जाए qx की डिग्री से, ऊपर डिग्री बड़ी नीचे डिग्री छोटी, तो आपका आंसर आता है इनफाइनाइट। अगर ऊपर वाली डिग्री छोटी हो नीचे वाली डिग्री बड़ी हो तो आपका आंसर आता है सीधा 0। यहां पे क्या है, दोनों की डिग्रियां सेम है। n की पावर 1 है, यहां n स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो n बचेगा, तो n के साथ क्या लिखा है 3, ऊपर 1 आएगा नीचे 3 यानी 1/3 बनेगा और 1/3 की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ dy/dx पूछा है, पैरामीट्रिक फंक्शन, दोनों t के फंक्शन है। तो हम एक काम करते हैं, dy/dx को क्या हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें, dy/dt अपॉन dx/dt। तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3b साइन स्क्वायर t और साइन t का हो जाएगा cos t। नीचे कितना हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t और cos का हो जाएगा माइनस साइन t। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, cos स्क्वायर से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी आ गया माइनस b/a tan t। कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो बुक्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एवरीथिंग। बेसिकली अगर बुक्स, एक प्रॉपर गाइडर आपके पास मिल जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला मिल जाए और एक सही रिसोर्स मिल जाए जहां से आप पढ़ें और सारे क्वेश्चन फंस जाएं, सारे कॉन्सेप्ट फंस जाएं, तो बेसिकली उस बुक को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना तो यही है। और ये जो बुक्स हैं ये हमने आपके लिए इसी मकसद से बनाई गई हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, ICG, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण का काम करेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको जरूर से जरूर ऑर्डर करो और जरूर से जरूर परचेज करो ताकि इन बुक से आपका सिलेक्शन एकदम क्लियर हो जाए। 1 बुक और ICG पार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू है, कोई फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछना है। यार अगर मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम एयरफोर्स के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए तो इतना लंबा तो करना नहीं है 1.5 पन्ने का आंसर। सीधी सी बात है, यहां यूज हो रहा है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, ये इसकी कम से कम वैल्यू 0 होती है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होती है। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये किसी नंबर से माइनस हो रहा है, ये किसी नंबर से माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू सबसे कम ही होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू रख दो 0। अगर 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये √4 - 3 यानी 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, प्लस यहाँ 2 + 3 का क्यूब आ जाएगा यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 27। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी 0 ताकि हमें वैल्यू आराम से मिल जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो 28 हो गया, fx की वैल्यू 28 हो गया। इसने बोला अगर fx की वैल्यू ये है देन μ/7 क्या होगा, अगर म्यू fx की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी म्यू की वैल्यू कितनी होगी 28, तो 28/7 कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर इज 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है बेटा, अच्छा ये दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए, sin x + cos x अपॉन √ऑफ दिया है 1 + sin 2x। एक बात बड़ी अच्छी बताती हूँ कि 1 + sin 2x को हमेशा याद रखना। 1 को देखो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू कुछ और नहीं sin x + cos x का होल स्क्वायर ही होती है ना, a + b का होल स्क्वायर। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं ये sin x + cos x का होल स्क्वायर है, sin x + cos x अपॉन √ऑफ sin x + cos x का होल स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो 1 बचा। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x + c विच इज ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, ये बड़ा अच्छा पैटर्न है। कभी भी याद रखना 0 से π/2 दिया हो, sin की पावर nx अपॉन sin की पावर nx + cos की पावर nx दिया हो, या फिर 0 से π/2 सेम केस दिया हो tan और cot में, tan की पावर nx अपॉन tan की पावर nx + cot की पावर nx दिया हो, या फिर आपका दिया हो sec और cosec में sec की पावर nx
और cosec की पावर nx प्लस cosec की पावर nx दिया हो, कभी भी ये तीनों पैटर्न दिए हो, इन तीनों पैटर्न में आपको अप्लाई, पावर n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, पावर हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके केस में होता है π/4 आंसर होता है। ठीक है, आंसर कितना, π/4। बिना सोचे समझे आराम से आंसर लगा देना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। रटा रटाया सवाल कितना, π/4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया हुआ है, हमसे बोला है कि ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है भाई साहब। अगर इलिप्स की इक्वेशन है, ये रहा इलिप्स, इलिप्स में क्या है बेटा, ये पॉइंट a,0 होगा और ये पॉइंट -a,0 होगा, -a,0। ये कॉमा, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, 0, -b, और ये वाला पॉइंट होगा 0, b। अब ये अगर इलिप्स है तो इलिप्स का एरिया क्या होता है, अरे भाई साहब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इलिप्स के फॉर्मूला होता है π/ab, रटा होना चाहिए, क्या होता है π/ab, पूरे का एरिया π/ab है। ठीक है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतःखंड रूप है। अंतःखंड रूप यानी ये बता रहा है एक्स एक्सेस को ए पे काटता है, वाई एक्सेस को बी पे काटता है, यानी ये कुछ लाइन ऐसे जा रही होगी, ये रही वो लाइन कौन सी, x/a प्लस y/b प्लस 1। इसने बोला था एरिया बिटवीन क्या, इलिप्स और इस लाइन के बीच में, इलिप्स और इस लाइन के बीच में एरिया तो ये वाला है। ये एरिया कैसे निकलेगा भाई, अगर मैं देखो कि पूरे इलिप्स का एरिया π/ab है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, π/ab/4 होगा, सिर्फ इसका एरिया, इस पूरे का एरिया। इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस है a, हाइट है b, तो हाफ ab, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। गॉट इट और नॉट, कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, π/ab। ये याद रखना, इलिप्स का एरिया कितना होता है, π/ab इलिप्स का एरिया होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद होता है। कभी भी ऐसा इक्वेशन आए, कभी भी ऐसा इक्वेशन आए तो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो इस बात को याद रखना, 2 ऑर्डर का तो बनेगा ही, साथ ही साथ जो भी अल्फा यहां यूज होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। रटा रटाया चीज कैसे, dy/dx अगर हम निकालेंगे तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, a अल्फा साइन का कॉस का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा x प्लस b अल्फा साइन का कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा x, और d2y/dx स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया -a अल्फा स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस अल्फा x, और साथ ही साथ ये हो जाएगा -b अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा x। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये जो बचेगा वो पूरा y है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। अब याद रखना कि डायरेक्टली यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई होता है उसी का स्क्वायर नीचे आ जाता है और क्वेश्चन का आंसर डन हो गया। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज, ऐसे ही और सीरीज आती रहेंगी जहाँ पे हम बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन लाते रहेंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये सीरीज कंटिन्यू होगी और बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट छोड़े बेटा, और जितनी भी कोर्सेज हमने जितनी भी चीजें आपको बताई उसको अवेल जरूर करें, जिससे कि आपका फायदा होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज जो भी आपके लिए बेटर पड़े, और बुक्स, सारी चीजें आपको साथ डिस्कस की हुई हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।